Assalamu alaikum. So I hope everyone is doing good. So today we would be doing a new question that would be from the chapter of theory of supply. और ये चैप्टर जो है वो बहुत कम टेस्ट हुआ है, लेकिन हमने जैसे कि यूटिलिटी का एक क्वेश्चन करा था, एक हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन का फुल फ्लैज क्वेश्चन करा था। हमने मार्केट स्ट्रक्चर के 4 क्वेश्चंस करे थे, परफेक्ट, इम्परफेक्ट का, ओलिगोपोली का, हर मार्केट स्ट्रक्चर हमने कवर करा था। फिर हम लोगों ने लेबर मार्केट का एक सवाल करा जिसका आंसर आपके पास पूरा का पूरा जॉट डाउन हुआ है। सिमिलरली हमने एक मार्केट फेलियर और एफिशिएंसी का भी एक क्वेश्चन करा था जिसका आपके पास पूरा आंसर अगेन जॉट डाउन हुआ है। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिकल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपने कोर्स के समझे के बिल्कुल एंड पर हैं। हम लोगों ने 2 मेजर जो चंक्स थे वो कोर्स के वो कवर कर लिए हैं। इन्फ्लेशन जिसके अंदर एक चंक था, एक था सर्कुलर फ्लो। अब मैं एक चैप्टर कराऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट, वो 2 से 3 क्लास का है। फिर मैं एक चैप्टर कराऊंगा इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी अगेन 2 से 3 क्लास का है। तो क्लासेस भी अभी मैं बढ़ा दूंगा आप लोगों की। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो जो मेरे साथ साथ कर रहे हो मेरे साथ साथ कर ले, नो इश्यूज। ठीक है, एनालाइज। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। एनालाइज एंड कंसिडर, एनालाइज एंड कंसिडर the extent of the link between marginal cost marginal cost comma diminishing returns comma economies of scale and discuss whether the law of diminishing returns um, contradicts with the concept of economies of scale। जी, सो दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, आई एम गिविंग यू अराउंड 3 to 4 मिनट्स कि आप लोग इस सवाल को पढ़ें और अपने दिमाग में मार्किंग स्कीम लेके आएं कि हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अगर काम की बात कर लें तो 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर यू गेट अराउंड 14 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस, जिसमें इसने ये कहीं पे भी नहीं बताया कि नॉलेज के 7 है या एनालिसिस के 7 है। उसने ये बोल दिया है कि नॉलेज और एनालिसिस मिला के 14 मार्क्स है, और उसने बोला है कि एवेल्युएशन के यू जस्ट गेट 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क की कंक्लूजन है, तो इसका मतलब है कंक्लूजन का एक बहुत बड़ा रोल है। सही, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप लोग फिर मुझे जरा थोड़ा सा गाइड करें कि क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हैं। एनालाइज एंड कंसिडर द एक्सटेंट ऑफ द लिंक बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट। तो नॉलेज के लिए पहले तो मुझे एक बात समझ आ गई, मुझे मार्जिनल कॉस्ट को बताना है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को भी बताना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी बताना है। ठीक है, एंड डिस्कस वेदर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है या नहीं, ये सवाल ये कह रहा है। ठीक है, ठीक है जी, आए चले इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले सिर्फ ये पूछ लूं कि हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको बताएंगे, सबसे पहले हम इसको बता देंगे, डिफाइन थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग इसको बताएंगे वो हम लोग इसको बता देंगे कि यार ये थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या चीज़ है। ठीक है,
सर इसके अंदर हम लोग क्या बताएंगे, इसके अंदर हम लोग बताएंगे कि सप्लाई जो है वो आपका प्रोड्यूसर करता है, और हम इसको बताएंगे प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होती हैं, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, और रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी ज़बान में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एलोकेट करेगा। ठीक है, वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एलोकेट करेगा। सर क्यों एफिशिएंटली एलोकेट करेगा? ताकि प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम से कम हो और उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इफ़ यू गाइज रिमेंबर तो आपको पहले दिन से पढ़ाया जा रहा है कि प्रोड्यूसर का जो एम है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, फिर अब यहाँ से जब प्रोडक्शन की बात हुई तो आपके दिमाग में एक बत्ती जल गई। जब प्रोडक्शन की बात हुई तो आपकी दिमाग में एक बत्ती जल गई, और वो बत्ती क्या जली आपके दिमाग में? आपके दिमाग में आया फौरन से कि मैं इसको बताऊंगा प्रोडक्शन दो तरीके की है, स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको पढ़ाया था, तो आज वापस बता रहा हूँ कि ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सिर्फ स्मॉल फर्म के लिए है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नुकसान लार्ज फर्म को मिलता है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ लार्ज फर्म के लिए है। तो आपको अब प्रोडक्शन भी बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन दो तरीके की होती है, स्मॉल फर्म स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे। तो आइए भी बता देते जरा। फिर आप यहाँ से बताओगे कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। फिर यहाँ यहाँ से आप इसको बता दोगे कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ से आप इसको ये भी बता दोगे कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो यार सर मैं आपको आपको लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को जब मार्किंग स्कीम किसी क्वेश्चन की बनाता हूँ तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि वो पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो रहा होता है। तो अब जरा मुझे कोई बच्चा याद दिलाएगा प्लीज कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या क्या फर्क है? तो आपने बोला सर शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन करती हैं वो करती हैं स्मॉल फर्म्स, और शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन जो है वो होती है स्मॉलर स्केल पे। स्मॉलर स्केल मतलब छोटे पैमाने पे, ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल, ऑन अ वेरी स्मॉलर लेवल। और आपको बताया था कि स्मॉल फर्म्स की सारी रिसोर्सेस, सारी की सारे एफओपीस फिक्स्ड होते हैं। सारी की सारी एफओपीस जो है वो स्मॉल फर्म के क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि वेरिएबल होता है, और वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है लेबर। ठीक है, इट लुक्स लाइक सिर्फ एक ही बच्चा रिवीजन कर रहा है, बाकियों को कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप लोग सब भी प्लीज कंट्रीब्यूट करें। लॉन्ग रन के अंदर लार्ज फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं, लॉन्ग रन के अंदर लार्ज फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं और एक लार्जर स्केल के ऊपर करती हैं। और इनके सारे के सारे एफओपीस जो हैं वो आपके क्या होते हैं? इनके सारे के सारे एफओपीस जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, जिसके अंदर सब आ जाते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सब आ गया। ठीक है, इसके अंदर तो आप इसको ये बता दोगे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन बता दोगे। सही है, ठीक है भाई। फिर क्या बताओगे इसके बाद? जरा कोई बच्चा बताएगा इसके बाद क्या बताएंगे? यहाँ तक तो इसको हमने इंट्रो दे दिया, अब मैं आता हूँ सवाल के ऊपर। अब मैं इसको क्या बताऊंगा? अब मैं इसको बताऊंगा मार्जिनल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला, डिमिनिशिंग रिटर्न समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं चीजें बताना शुरू करूंगा। सर अगली चीज अब मैं इसको क्या बताऊंगा? जैसे ही मैंने सवाल देखा तो मुझे याद आ गया कि सर अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, मार्जिनल कॉस्ट प्लस फॉर्मूला। मैं इसको डिफाइन करूंगा, क्या डिफाइन करूंगा? मार्जिनल कॉस्ट प्लस फॉर्मूला। तो यार जरा कोई बच्चा छोटा सा जल्दी से बता देगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो मैं इधर लिख देता हूँ, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, तो इट मींस के मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट। तो इधर लिख दूं एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट, तो इसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट। सर कोई डायग्राम है तो वो भी बना दें। डायग्राम बिल्कुल छोटी सी आप बना सकते हो 2 मिनट के लिए। तो सर आप जरा डायग्राम भी रिवाइज करा दें। तो बेटा आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जो है वो नाइक का साइन होती है, याद है आपको? शुरू में कम होती है फिर वक्त के साथ साथ बढ़ती है। तो सर क्या डायग्राम बनेगी बेटा? ऊपर आ जाएगा कॉस्ट और नीचे आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन याद है आपको? ये नाइक का साइन थी। सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ये इसकी डायग्राम हो गई। ठीक है जी। अच्छा सर इसके बाद अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को कवर कर लिया है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया है कि मार्जिनल कॉस्ट
कि डिफाइन तक हमने कर लिया है। अब हम बताएंगे इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो एक बार आपका फिर ये लॉ ऑफ पूरा डिमिनिशिंग रिटर्न रिवाइज होगा इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। तो आए जरा, अगर किसी बच्चे को याद है तो वो बता भी सकता है। वैसे मैं आपके सामने टेबल भी लिख दूंगा। टेबल टेबल जरूरी नहीं है बनाना, टेबल बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको अंदर का कंटेंट याद है तो नो इश्यूज। मैं वापस बता रहा हूँ, टेबल इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे जो है वो टेबल के अंदर का सब कुछ याद है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए टेबल भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको बताएंगे, डिफाइन करेंगे आप इसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लेबर मार्केट में जब इम्परफेक्ट एमआरपी थ्योरी पढ़ाई थी उधर भी रिवाइज करवाया था। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जैसे जैसे मैं एडिशनल आउटपुट को बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं एडिशनल लेबर को हायर करूंगा तो मेरा आउटपुट गिरता रहेगा, सही है। जैसे जैसे मैं एडिशनल लेबर को हायर करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो गिरता रहेगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के मुताबिक लेबर और यूनिट्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, सही है। और जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होगी तो आपको जो है ना वो थ्योरी याद होनी चाहिए। जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होगी तो आपको मैंने एक अपना देसी जुगाड़ बताया था, देसी टोटका बताया था कि आप मैट थ्योरी के नाम से याद रख लो। सर ये मैट थ्योरी क्या थी बेटा? मैट के अंदर सबसे पहले एम से आता था मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर, इफ यू रिमेंबर। ये मैट थ्योरी जो है वो मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था। एम से आएगा मार्जिनल, उसके बाद आएगा एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर, उसके बाद आएगा टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर। तो सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर गिरना शुरू होता है, फिर एवरेज गिरना शुरू होता है, फिर टोटल गिरना शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको मैट थ्योरी के नाम लगा के इसको याद करवाया था आप लोगों को, ठीक है। टेबल मैं आप लोगों के सामने लगा देता हूँ, लेकिन सिंस मुझे याद है टेबल के बगैर तो पहले मैं टेबल के बगैर लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो बेटा अगर आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने फर्स्ट लेबर को हायर करा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों ने फर्स्ट लेबर को हायर करा था तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर मैक्सिमम पर होगा, ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर इंक्रीज हो रहा होगा इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, ठीक हो गया। सर जब आपने सेकंड लेबर को हायर करोगे तो आपका जो है एमपीएल है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। जब आप सेकंड लेबर को हायर करोगे तो आपका एमपीएल डिमिनिश होगा, ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर अब भी इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर, ठीक है, सही है भाई। और एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, सही है। फिर जब आप थर्ड लेबर को हायर करोगे, थर्ड नहीं, फिर इसका डायरेक्ट फोर्थ पर आ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद आप फोर्थ लेबर को हायर करोगे तो फोर्थ लेबर के ऊपर आपका एमपीएल डिमिनिश होता रहेगा और आपका जो है वो फर्क ये आएगा कि आपका एपीएल एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर मैक्सिमम पे चला जाएगा। फिर जब आप फिफ्थ लेबर हायर करोगे तो आपका जो है वो एमपीएल जीरो होगा। तो अब आए ना, अब आपको याद होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का मार्जिनल जीरो होगा तो उसका टोटल मैक्सिमम पर होगा, ये मैंने आपको 5 बार पढ़ाया है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्स पर होगी। जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर किस पर होगा? टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर मैक्स पर होगा, ठीक है, याद आ गया आपको। और एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने मैक्सिमम पर इससे फिफ्थ फोर्थ वाली लेबर पे पहुंच चुका था। सर और का आपने ये मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्स पर है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर जीरो है तो टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर मैक्स पर है, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता था तो टोटल रेवेन्यू मैक्स पर होता था। अगर आपको याद हो इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर नेगेटिव में जाएगा, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बस खत्म। ये आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा था, आपको याद होना चाहिए। सर ये यूटिलिटी के जैसा ही है। अगर मैं आपको सिर्फ याद करा दूं, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी मैक्स पर थी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, आप टैली मार लो। नेक्स्ट यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होना शुरू हुई, टोटल यूटिलिटी वाज स्टिल इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट।
फिर इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई, टोटल यूटिलिटी मैक्स पर थी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में गई, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर एवरेज ऐड होता गया बस, और कुछ ऐड नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा सर, हमने ये तो बता दिया इसको, और हम इसको ये भी समझा देंगे, और जब हम इसको ये समझा देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारी डायग्राम भी कवर हो जाएगी। तो सर आप एक बार प्लीज हमें डायग्राम वापसी याद दिला दें, हमें डायग्राम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ब्रेकअप में डायग्राम सिखाई थी, उसके बाद कंबाइंड डायग्राम सिखाई थी। तो सिंस मैं ये होप कर रहा हूँ, आई एम होपिंग कि आप सबने रिवाइज करा होगा, तो मैं अभी जो डायग्राम बना रहा हूँ उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बना दी। ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने दो एक्सिस बना दिए। ठीक हो गया। और ऊपर मैंने लेबलिंग दे दी, ऊपर मैंने लेबलिंग दे दी है मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर और एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर। ठीक है। और इधर मैंने लिख दिया लेबर। सही है। इधर मैंने लिख दिया है टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर, और नीचे भी मैंने लेबर लिख दिया। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अभी बताया था कि यूनिट्स, लेबर और यूनिट्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए एमपीएल का कर्व कुछ यूं बनेगा। देखें, एमपीएल का कर्व बनेगा। देखें, अब मैं एमपीएल का कर्व बना रहा हूं। ये जो है ये आपका एमपीएल का कर्व हो गया। जरा इधर देखें भाई। ठीक है, ये हो गया आपका किसका कर्व? ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर का कर्व। ठीक हो गया भाई। अच्छा, सब बच्चे जरा चैट बॉक्स खोल लें, मुझे जवाब देते हैं, एमपीएल के कर्व में किसी को कोई मसला है? शुरू में लेबर मेहनत करेगी तो शुरू में आउटपुट ज्यादा होगा, फिर इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ डिमिनिश होगी, डीमोटिवेट होगी, बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने डिटेल में डिस्कस करे थे। सर ये वाला जो है ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर का कर्व, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर का कर्व। ठीक है। सर अब मैंने आपको बताया था कि जब आप टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर का कर्व बना रहे होगे ना, तो आप एक गलती करोगे, और वो गलती क्या करोगे कि मैं आपको पहले गलती करके बताता हूँ। बच्चे है ना यूं बना देंगे। ठीक है। अब आपने ये तो बना दिया। ठीक है। अब बच्चों ने ये तो बना दिया। ठीक है, ये यूं बना दिया। अब मसला ये है कि मैं आपको सिर्फ गलती बता रहा हूँ। मसला ये है कि जब आप ये टीपीएल का कर्व बनाओगे ना, तो आपको याद है कि फिफ्थ लेबर के ऊपर जब एमपीएल जीरो होगा तो टीपीएल तो अपने मैक्स पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। मैक्स पर तो यहाँ पर हो रहा है। तो जब आप ये कर्व बनाओ तो आप इस बात का गौर रखना कि जो इसका जीरो पॉइंट है वो टीपीएल का मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब मैं सही वाला बना रहा हूँ, तो आए देखिए आप जरा। ये देखिए भाई, सॉरी, हाँ ये देखो भाई। ठीक है, सही है भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका कर्व? दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर कर्व। सर एमपीएल का कर्व नीचे तक क्यों गया बेटा? क्योंकि एमपीएल नेगेटिव में जाता है। एवरेज एंड टोटल कैन नेवर गो इन नेगेटिव, इसलिए ये दोनों नेगेटिव तक नहीं गए। ये मैंने आपको डायग्राम की पूरी लॉजिक दे दी। अब कुछ भी नहीं करना, जिस बच्चे को याद है ना वो यूं कर लेगा काम। तो भाई याद क्या रखना है? फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, फोर्थ लेबर, फिफ्थ लेबर और सिक्स्थ लेबर। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अलग अलग पेन इस्तेमाल करूंगा, और सब चैट बॉक्स पे बिल्कुल अलर्ट रहना, सिर्फ मुझे यस यस करते रहो। ठीक है, मैं बार बार रुक रुक के बनाऊंगा। आई एम स्टार्टिंग विद दी ब्लू पेन। तो ये जो है ना, ये जहां से ये शुरू हुआ ना एमपीएल और एपीएल, ये हो गई आपकी पहली लेबर। जहां से ये एमपीएल और एपीएल शुरू हुआ ना, ये हो गई आपकी पहली लेबर। तो पहले मैं लेबलिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली लेबर जहां से ये शुरू हुआ। ठीक हो गया। सर ये जो एमपीएल जिस पॉइंट पे मैक्स पर है ना, वो हो गई आपकी सेकंड लेबर। देखते जाएं भाई, जिस पॉइंट पे एमपीएल अपने मैक्स पर है वो हो गई आपकी सेकंड लेबर, और जिस पॉइंट पे एपीएल अपने मैक्स पर है वो हो गई आपकी फोर्थ लेबर। ठीक है, देखें, जो जिस पॉइंट पे एपीएल अपने मैक्स पर है वो हो गई आपकी फोर्थ लेबर, जिस पॉइंट पे एमपीएल जीरो है वो हो गई आपकी फिफ्थ लेबर। ठीक है। और इसके बाद तो आप कहीं से भी मार्क कर सकते हो, इसके बाद तो आप कहीं से भी मार्क कर सकते हो अपनी सिक्स्थ लेबर। ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ काम की बात याद रखी थी। अब मैं
कोई और कलर की पेन इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं आपको पेपर में थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोई और कलर की पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर अपने मैक्सिमम पर है। और आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर शुरू में इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, इसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। ये ले मैं और आसान कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इधर इंक्रीजिंग रेट शुरू से, एक मिनट। यहाँ से टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, इसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट क्या हो गया, रेट हो गया डिक्रीजिंग रेट। ठीक हो गया भाई। सर इस वाले पॉइंट के ऊपर जो ये जो फोर्थ लेबर है, इस वाले पॉइंट पे एपीएल अपने मैक्स पर है और एमपीएल जो है वो क्या होना शुरू हो गया है, एमपीएल जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो गया अपने मैक्स पे जाने के बाद, ठीक है। सर इस वाले पॉइंट के ऊपर फिफ्थ लेबर के ऊपर एमपीएल जो है वो जीरो हो चुका, और इस वाले पॉइंट पे जो है ये वाला पॉइंट पे मैं अब दूसरी ऑरेंज पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ग्रीन इज गोना मिक्स। तो ये इस वाले पॉइंट के ऊपर टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर जो है वो अपने मैक्स पर चला गया, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ लेबर के ऊपर एमपीएल जीरो है और टोटल प्रोडक्ट फॉर लेबर मैक्सिमम पर होता है, ठीक है। फिर सिक्स में क्या होता है, एमपीएल जो है वो आपका नेगेटिव में चले जाता है, देखें भाई नेगेटिव में जा रहा है, और टीपीएल जो है वो आपका टोटल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सही है भाई, ये डायग्राम बनेगी, ये क्लियर है आपको यहाँ तक? तो फिर मैं आगे चलूँ, इतनी बात क्लियर है? जब आप इसको समझा रहे होगे तो ऑटोमेटिक सब कवर हो जाएगा। अच्छा, आपके पास सारे पैराग्राफ्स नोट्स में ऑलरेडी रिटन है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और मैंने इस डायग्राम के ऊपर इतना टाइम इसलिए लगाया था ताकि आपका सारा का सारा टॉपिक रिवाइज हो जाए एक तरीके से, ठीक है। ओके भाई, ओके ओके ओके। अब मैं आता हूँ वापसी सवाल की तरफ। तो अब आप देखें, मैंने यहाँ तक सवाल को कवर कर लिया है, डिमिनिशिंग रिटर्न तक मैंने सवाल को कवर कर लिया है। अब मैं इसको बताना शुरू करूंगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। तो भाई जब मैं इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताऊंगा ना, जब मैं इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताऊंगा तो फिर ऑटोमेटिक, जब मैं इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताऊंगा तो फिर ऑटोमेटिक जो है वो मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे भी पहुंच जाऊंगा। जब मैं इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताऊंगा तो फिर मैं ऑटोमेटिक शॉर्ट रन लॉन्ग रन पे भी पहुंच जाऊंगा ना, ठीक है। चले भाई, तो जरा मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मैं क्या क्या बता सकता हूँ उसको। जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा प्लीज। तो सर आप इसको बता सकते हैं इसके बाद कि सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मूला बता सकते हैं, और आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं। तो सर आप मुझे ये तो बता दो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बड़े पैमाने पे काम करने के फायदे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, तो आपने बोला सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बड़े पैमाने पे काम करने के फायदे, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिटेल में ये भी बता देता हूँ आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल। और ये लार्जर स्केल पे कौन ऑपरेट करता है, लार्ज फर्म्स। तो इसका मतलब है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात जो है ना वो सिर्फ लार्ज फर्म्स के लिए वैलिड है, इट्स नॉट वैलिड फॉर स्मॉल फर्म्स, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल है, और उन एडवांटेजेस को हम लोग कहते हैं फॉल इन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, फॉल इन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कहते हैं एवरेज कॉस्ट का कम होना, ठीक हो गया। सर कोई डायग्राम बना सकते हैं? हाँ मैंने आपको बताया था यू शेप्ड होती है। हाँ हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, क्योंकि देखें जब हम शॉर्ट रन की बात करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा बताना पड़ेगा, वैसे जरूरी नहीं है, इफ यू डोंट डिफाइन नो इश्यूज, तो रहने देते हैं, ठीक है। सही है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आपको इसको बताना पड़ेगा, इसको क्या बताना पड़ेगा, अब आप इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो बता दोगे, अब उसके थोड़े से रीजंस भी बता देना। दो रीजन भी बता दोगे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो सर दो रीजन कौन कौन से बता दें? एक आप बता देना परचेजिंग इकोनॉमीज, ठीक है।
एक आप इसको बता देना, परचेजिंग इकोनॉमीज। परचेजिंग इकोनॉमीज क्या होती है, जरा मुंह जबानी बता दे सर एक बार। मैंने वैसे डिटेल में इसके ऊपर एक पूरी क्लास बनाई थी कि परचेजिंग इकोनॉमीज क्या होती है। जब आप बल्क पे माल परचेज करते हो तो आपको बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट कम होती है, जिसको परचेजिंग इकोनॉमीज कहते हैं। फिर आप एक लिख लेना, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। ठीक है सर, ये फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या होती है, जब एक छोटी फर्म स्मॉल फर्म लोन लेने के लिए जाएगी, जो और जब एक लार्ज फर्म लोन लेने के लिए जाएगी, तो जो लार्ज फर्म को रेट मिल रहा होगा वो स्मॉल फर्म को नहीं मिल रहा होगा। लेट्स सपोज के स्मॉल फर्म को अगर 10% पे लोन दिया जा रहा है, तो लार्ज फर्म को 5% पे दिया जा रहा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा लोन लेगी। मतलब उसका लोन होगा बिलियंस एंड ट्रिलियंस में, और स्मॉल फर्म का लोन होगा लाख के अंदर। ठीक है, सही है, मिलियन के अंदर होगा। सो ये लिख दोगे आप, उसके बाद आप इसको हाँ वही वही, तो इसके बाद आप इसको डायग्राम वगैरह बता दोगे। ठीक है, फिर आप इसको डायग्राम बना के दोगे, कौन सी, डिफाइन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, कनेक्टिविटी, कॉस्ट डायग्राम। ठीक है, तो सर ये डायग्राम आप हमें एक बार और वापस बता देंगे प्लीज, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ भाई, इधर देख लो जरा, छोटी सी बना दूंगा लेकिन बना देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने दो एक्सिस बना दी, सही है। अगेन ऊपर आपने लिख दिया कॉस्ट, और नीचे आपने लिख दिया यूनिट्स। ठीक है सर, ये आपने कर्व बना दिया, ये बड़ा वाला कर्व। सर ये आपने कर्व बना दिया, ये बड़ा वाला कर्व, ये हो गया LRAC। सर ये जो आपने बड़ा वाला कर्व बनाया है, इसको कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ भी नहीं करना, डिफरेंट शॉर्ट रन के कर्व बना देना। ये देखो, ये मैंने एक कर्व बना दिया। ठीक है, ये मैंने दूसरा बना दिया, ये मैंने तीसरा बना दिया, और ये मैंने चौथा बना दिया। ये मैंने चार कर्व बना दिए, मैंने चार यू शेप्ड कर्व बना दिए। ये हो गया SRAC 1, ये हो गया SRAC 2, ये हो गया SRAC 3, ये हो गया SRAC 4। तो सर ये डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स मैंने बना दिए। अब आप गौर करिएगा, तो भाई ये कर्व टच हो रहा है पॉइंट ए के ऊपर, ये कर्व टच हो रहा है पॉइंट ए के ऊपर, और ये पॉइंट ए पे जो फर्म है वो है इनएफिशिएंट। ये कर्व टच हो रहा है पॉइंट ए के ऊपर, और इस पॉइंट ए के ऊपर फर्म इनएफिशिएंट है। सर क्यों इनएफिशिएंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर नहीं है। सही, तो ये मिनिमम पर कहाँ होती, बी वाले पॉइंट के ऊपर। ये मिनिमम पर कहाँ होती, बी वाले पॉइंट के ऊपर। सही है, तो बी वाला पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करना चाहिए था, कर रहे हैं ए वाले पॉइंट पे। ठीक है भाई, बी वाला पॉइंट एफिशिएंट है क्योंकि उस पॉइंट पे उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर है। तो अगर मैं बी के हिसाब से करने चाहूंगा, अगर मैं बी के हिसाब से करने चाहूंगा तो मैं प्लांट नंबर 2 लगा, अगर मैं बी पे ऑपरेट करने जाऊंगा तो इधर प्लांट नंबर 2 इधर बनना चाहिए। रुको, मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट ही बना देता हूँ यार। ये लो भाई, ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। अगर मैं पॉइंट बी के मुताबिक ऑपरेट करना चाहूंगा तो मैं SRAC के पॉइंट सी के मुताबिक एफिशिएंट हो जाऊंगा। अब मैं प्लांट नंबर 1 के ऊपर एफिशिएंट नहीं हूँ, इसलिए मैंने प्लांट नंबर दूसरा मैंने प्लांट बनाया, और दूसरे प्लांट के मुताबिक मैं एफिशिएंट हो चुका हूँ। सही है, दूसरा प्लांट जब मैंने क्रिएट करा तो पहले वाले प्लांट के मुताबिक तो मैं एफिशिएंट हूँ, लेकिन दूसरे वाले प्लांट के मुताबिक मैं वापस इनएफिशिएंट हूँ। सर पहले वाले प्लांट के मुताबिक मैं एफिशिएंट हो गया जैसे ही मैंने दूसरा प्लांट बनाया, लेकिन दूसरे वाले प्लांट के मुताबिक मैं एफिशिएंट होता पॉइंट डी के ऊपर। तो ये कहानी चलती रहेगी। और ये वाला जो थर्ड वाला प्लांट है ना, ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर आ जाएगी, मतलब ये वो एफिशिएंट वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कॉस्ट भी मिनिमम पर होगी। सही है, कॉस्ट भी मिनिमम पर होंगे और प्रोडक्शन भी मैक्सिमम पर होगी। तो सर ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं MPK। क्या कहते हैं इसको, MPK इज इक्वल टू MPL। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं MPK इज इक्वल टू MPL, मतलब कैपिटल, मशीन
और लेबर जो है वो आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये वो पॉइंट है जब फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो जाता है। सर ये वो पॉइंट है जब आपका फैक्टर सब्स्टिट्यूशन मतलब आप लेबर और कैपिटल को जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो इफेक्टिव पोजीशन में पहुंच जाता है। इसलिए इसको कहते हैं MES पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं MES पॉइंट। सर ये MES क्या है? मैं ऊपर से लिखने के बाद जगह खत्म है। ये वो पॉइंट है मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। MES को कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बन रहा होता है, कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बन रहे होते हैं। ठीक है सर, ये वो पॉइंट होता है जहां पे शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट दोनों अपने मिनिमम पर होती है। ठीक है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम। ये वो पॉइंट है जब जहां पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी अपने मिनिमम पर होती है। सही है। फिर इसके बाद अगर मैं और फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा तो फिर मुझे क्या फेस होंगे? मुझे फेस होंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है भाई, ये आपको डायग्राम समझानी है। ठीक है, क्लियर है भाई? ये डायग्राम क्लियर है बेटा? यहाँ तक हमें 14 मार्क्स मिल चुके हैं। यहाँ तक हमें 14 मार्क्स मिल चुके होंगे। सर यहाँ तक हमें 14 मार्क्स किस चीज़ के मिल चुके होंगे बेटा? हमें नॉलेज और एनालिसिस के मिल चुके होंगे। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखें ये मेन है। देखो हर बच्चा 14 मार्क्स ले लेगा क्योंकि देखो A2 के अंदर रटना है खाली। समझ तो लिया आपने एक बार, लेकिन आप अगर देखें ना तो 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर जो 2024 से इम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक ही टेस्ट हो रहा है। तो हर बच्चा 14 मार्क्स तो ले लेगा लेकिन वो 6 मार्क में फंस जाएगा। जैसे लेबर मार्केट और मार्केट फेलियर की कंक्लूजन भी सेम है। तो वो उसमें तो मैं आपको कहता हूँ उसमें तो आपको कोई एग्जामिनर को कोई लीनियंसी वाला पॉइंट देना ही नहीं है कि कहीं से वो आपके मार्क्स काट सके। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यूटिलिटी के अंदर भी शायद वो कर लेगा, मार्केट स्ट्रक्चर में भी कर लेगा, इस चैप्टर में भी कर लेगा, बट नॉट इन लेबर मार्केट एंड मार्केट फेलियर। इवन मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में भी आपको बता दिया कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन के स्टेज के अंदर एफिशिएंसी हमेशा अचीव होगी। सर मोनोपोली कब एफिशिएंसी अचीव करेगी? जब वो पब्लिक सेक्टर ओन्ड हो, जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। सर बाकी सारे मार्केट स्ट्रक्चर में इम्परफेक्ट में जितने भी कोई भी एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता चुका हूँ यूटिलिटी के अंदर आप यूटिलिटी की क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करोगे। ठीक है, हर चीज मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। तो कंक्लूजन को इतनी मुश्किल नहीं है, कंक्लूजन बहुत ईजी है और कंक्लूजन के मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं है। इस सवाल की जो कंक्लूजन बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इस चैप्टर का हम लोग एक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीक में, आने वाले वीक में कोई एक्स्ट्रा लगा के एक और क्वेश्चन थ्योरी ऑफ सप्लाई का प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कंक्लूजन ये लिख देंगे कि भाई ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ये शॉर्ट रन में हर फर्म को फेस करना है। ठीक है, ये लो भाई मैं इधर लिख देता हूँ। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है ये शॉर्ट रन में हर फर्म को फेस करना है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो। और ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ये सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर और लार्ज फर्म्स करेंगे। लार्ज फर्म्स करेंगे, ये सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग रन के अंदर लार्ज फर्म्स हासिल करेंगे। ठीक है, बस ये आप लिखोगे शॉर्ट रन स्मॉल एंड लार्ज फर्म्स। ठीक है, और आप क्या बता दोगे? और आप इसको बताओगे कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी फेस होते हैं। सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी फेस करना पड़ेगा। और वो क्या होता है? वो होता है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। ठीक है जी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको पूरी फाइल भेज रहा हूँ। आज तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। तो आप लोगों के पास एक वो भी हो कि अगर किसी के पास नहीं हो, कोई नया बच्चा ऐड हुआ हो, तो आई होप दिस क्लास मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्रॉब्लम। Okay, so I hope this class is beneficial for you. So can everyone please answer me? Okay, is this beneficial for you? Did this question helped you a lot for revising this whole chapter? So I will be taking out one more question from every week. मैं आपको करवाता रहूँगा। बस थोड़ा सा है ना E2 का कोर्स बड़ा होता है तो इस वजह से मुझे काफ़ी जो है ना वो टेंशन होती है, तभी मैं इतनी ज़्यादा क्लास लेता हूँ। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच। मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको ग्रुप पे, बिल्कुल। ओके।